हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज़ का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज़ में इस समय हम लोग बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। तो आज ये बायोलॉजी का दूसरा प्रैक्टिस है। जी हाँ, ये सारे कुछ जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिनको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक यानी जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? आपको उसका आंसर देना है। मेरे भाई, मैं आपको बार बार कहता हूं, क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट में जरूर करें, ना पता हो मेरे बताने की बात करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। जी हाँ, यहाँ पर देखिए यूथेनिक्स के नाम से, यूजेनिक्स के नाम से, एंथोलॉजी के नाम से, यूफेनिक्स के नाम से। तो आपको बताना भैया सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है भैया वो है बी आंसर, यानी यूजेनिक्स के नाम से। जी हाँ, अगर हम बात करें विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक यानी जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, उसको क्या जाना जाता है? यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया वो किसके द्वारा किया गया? फ्रांसिस गल्टन ने सन 1883 में। कब किया था? 1883 में। ठीक है, तो ये इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान नाम दिया गया किसके द्वारा? देखिए अरस्तु के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, डार्विन के द्वारा, लिनियस के द्वारा। मेरे भाई, आप जानते हैं ये वीडियो जो आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में हम करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं। जो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सब कुछ आपको PDF के रूप में मिल जाए तो आप हमारा जो नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके एक छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ जाएं, जहां पर सब कुछ आपके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड जाता है। यहां पर हम टेस्ट कराते हैं, क्विजेज होती है और सप्ताह में 3 टेस्ट होता है। तो कहने का मतलब ये आपके लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जब आंसर की बात आती है तो जो सही विकल्प है वो है भैया लेमार्क के द्वारा। जी हाँ, अगर हम बात करें जीव विज्ञान का नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा, जो कहाँ से हैं? फ्रांस से हैं। ठीक है, एवं ट्रेविरेनस, कौन? ट्रेविनेरस, जो कि जर्मनी के। इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने जो है 1801 ईस्वी में ये जीव विज्ञान नाम दिया था। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। और अगर हम बात करें डार्विन ने तो उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तरजीविता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? डार्विन ने किया था। अगर हम बात करें इनकी लिनियस का, तो लिनियस ने क्या किया था? लिनियस ने द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भैया जो है वर्गिकी का पिता, यानी फादर ऑफ वर्गिकी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। देखिए भाई, वृद्धावस्था का काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेंटोलॉजी और नीथोलॉजी। अभी देखो, अभी आपका GIC LT ग्रेड का पेपर हुआ, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे गए। तो इसलिए मतलब ये देखो, आपको जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसलिए आप इनको बहुत ध्यानपूर्वक तैयार करते रहे। देखिए हम जियोग्राफी, अगर हम बात करें बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है उसको हमें बहुत ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता है कि हम उसको बहुत डीप में पढ़ें। लेकिन प्रैक्टिस के माध्यम से हम इतना कवर कर लेंगे कि आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएंगे फिलहाल तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इसका सही विकल्प होता है वो क्या है भैया? यहाँ पर सही विकल्प है जेरोंटोलॉजी। जी हाँ, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन जो किया जाता है वो जेरेंटोलॉजी यानी जरा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी, ये है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है भैया? इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ओंकोलॉजी की जब बात आती है तो इसके अंतर्गत कैंसर रोग के निदान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें टेरेंटोलॉजी तो इसके अंतर्गत जो है अप्राकृतिक रूप से मानव अंगों के विकास का अध्ययन किया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। ये सब कुछ
आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई जरूरी नहीं कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जीवों के उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया किसने है? देखो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे भैया, मिलर, डार्विन, खुराना और ओपेरिन। मेरे भाई यहाँ पर बताना है आपको सही विकल्प। सही विकल्प है ओपेरिन ने। किसने? ओपेरिन ने। जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा ओपेरिन ने कब? सन 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में दिया था। ठीक है, मिलर ने प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध किया। किसने? मिलर ने। इन साहब ने इसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया। और प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों की उत्पत्ति का मत किसने दिया था? डार्विन महोदय ने। तो ध्यान देना मेरे भाई, डार्विन ने क्या किया था? डार्विन ने जो प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों की उत्पत्ति का इन्होंने मत दिया था। लेकिन मिलर ने क्या किया था? जो इन्होंने बनाया था मतलब जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा को जो इन्होंने ओपेरिन ने प्रस्तुत किया था, उसको मिलर साहब ने सिद्ध किया। तो ये भी क्वेश्चन आपको आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, फिरामोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, बताना है कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, चमगादड़ों में। देखें कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अभी आपकी जीआईसी ग्रेड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है कीटों में। जी हाँ, फिरामोन्स कीटों द्वारा उत्सर्जित ऐसे गंधयुक्त और वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं जिससे क्या होता है, उसी जाति के अन्य सदस्यों की क्रियाओं या आचरण में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ कीट जो है मैथुन हित संगम साथी को आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं? फिरामोन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ कीट अपने साथियों को संकट में, मान लीजिए कोई स्थिति इस तरीके की बनी, वो बेचारे संकट में फंसे तो सिग्नल देते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? इसी के माध्यम से। क्या ये एक प्रकार का, इसमें अगर हम बात करें जिरेलियान नामक एक फिरामोन्स होता है, उसको मुक्त करके वो आमंत्रित करते हैं, किसी भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, या किसी संकट में होते हैं तो फिर वो उसके लिए बताते हैं भैया मैं परेशानी में हूँ, आ जाओ मेरी मदद करने के लिए, या जो भी हो इस तरीके की चीज़ हो। अगर हम स्तनियों में बात करें, योनि स्राव में जो है फिरामोन्स के कार्य करने वाले हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर मानव सदृश लघुत्तम कपि है। गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला और जो है ओरेंगुटान। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प आपको बताना मेरे भाई। सही विकल्प है गिबन। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव सदृश लघुत्तम कपि क्या है? गिबन है। यह कपि भारत में पाया जाता है और गिबन हीन कपि की श्रेणी में आता है। किसके? हीन कपि की श्रेणी में आता है। और शेष अगर बात करें चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये और ये तीनों क्या होते हैं? महाकपि की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और ये मानव सदृश होता है। यह उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी बांग्लादेश और दक्षिण चीन से लेकर इंडोनेशिया के कई द्वीप पाया जाता है। चलो भाई आगे देखो, भारत की सबसे बड़ी मछली क्या है आपको बताना? स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मर्लिन और हिल्सा। मेरे भाई यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका व्हेल शार्क। साथियों आप जानते हैं इन वीडियोज को तैयार करने में बेहद मेहनत करनी पड़ती है, तो कृपया आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करें और इन क्वेश्चन को तैयार करते जाएं। ये आपके जीआईसी लेक्चरर हो, जीडीसी हो, बीपीएससी टीआरई 4 जैसे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगर हम बात करते हैं तो ये जो सही विकल्प है क्या है? व्हेल शार्क है। विश्व की सबसे बड़ी मछली समुद्री व्हेल शार्क है। यह अटलांटिक और प्रशांत और हिंद, तीनों अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों में के जो गर्म क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। और इसकी लंबाई की हम बात करें तो 18.5 सेंटीमीटर की लगभग होती हैं। और इनके वजन की अगर हम बात करें तो 43 से लेकर के 45 टन तक। कितना? 43 से लेकर के 45 टन। अरे बाप रे बाप, कितनी वजन होती है यार। ठीक है, देखो यहाँ पर आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दूध उत्पादित करता है? गौरैया, फाख्ता, कौआ, कपोत। बताओ सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है कपोत। जी हाँ, कपोत यानी पिजन यानी कबूतर ऐसी प्रजाति है जो क्रॉप मिल्क यानी दूध उत्पन्न करती है। कबूतरों के अंदर गर्दन में जो है थैली जैसी बनावट होती है जिससे तरल पदार्थ निकलता है, जिसे क्रॉप मिल्क कहा जाता है। गर्दन में होता है भाई उनके। ठीक है, चलो आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी? कीवी, एम्यू, ऑस्ट्रिच और कैसोवरी। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ऑस्ट्रिच। जी हाँ, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग भैया। ठीक है, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। इसके पैरों में केवल 2 उंगलियां होती हैं। कितनी? केवल 2 उंगली होती है। ठीक है,
शुतुरमुर्ग मूर्खता अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका का पक्षी है ना। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भैया, तो तैयार रहना। यहाँ पर देखिए ये हिरन, गीदड़, जेबरा और क्या है, घोड़ा। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। तो खुर किस में नहीं पाया जाता भाई, खुर पाया नहीं जाता है गीदड़ में। ठीक है, किसमें, गीदड़ में। खुर पाँव की अंगुलियों की अंतिम जो कड़े आवरण होते हैं, जो कैरेटिन से बने होते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किससे बने होते हैं, कैरेटिन से बने होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, खुर पाया जाता है। ठीक है, जैसे घोड़ा, गधा, जिब्रा, जिराफ, गैंडा, दरियाई घोड़ा, हिरन, बकरी, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। चींटी, हाथी, डॉल्फिन, मानव नहीं यार, मानव। ठीक है, तो इसको आपको बताना है भैया सही विकल्प। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो कौन है, चींटी है। पूछ क्या रहा है, शरीर के अनुपात में। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें उनकी खोपड़ी इतनी बड़ी होती है और शरीर पूरी छोटी सी, मतलब बहुत छोटी सी चींटी ही होती है, लेकिन उनकी अपेक्षाकृत, शरीर के अपेक्षाकृत सर जो है बड़ा होता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, जिनके भीतर जो है जिनके भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन, प्रजनन। मेरे भाई आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है उत्परिवर्तन। जी हाँ, जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है जिनमें संहिताबद्ध जानकारी प्रोटीन संश्लेषण हेतु स्थित होती है। जब किसी जीव के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। चलो भाई आगे देखो, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23, 46 और 44, 42। मेरे भाई बताएं सही विकल्प। सही विकल्प है 46। हम सब जानते हैं और बहुत बार पढ़े हैं। कितना जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है। ठीक है, 23 मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है और जोड़े कितने होते हैं, 23 जोड़े कुल मिलाकर। प्रत्येक संतानों को एक एक गुणसूत्र जोड़ी जो है माता तथा पिता यानी माता के अंडाणु, पिता के शुक्राणु से प्राप्त होते हैं। शुक्राणु के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलो भाई आगे देखो, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, हरित नील शैवाल, कवक, अमीबा, युग्लिना। चलो भाई देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है हरित नील शैवाल। क्या है, हरित नील शैवाल। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीव हरित नील शैवाल है। ठीक है, ये एक कोशिकीय होते हैं। अगर हम बात करें, नील हरित शैवाल के प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का उद्गम होता है और उसके बाद अन्य जीवों का प्रादुर्भाव संभव हो सका भैया। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका लाइसोसोम। ये क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिल रहा, तो अगर ये याद नहीं है तो ये बहुत गलत बात है। इसको तैयार रखो और कमेंट में तुरंत आंसर करो भाई। सही विकल्प है लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। जी हाँ, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये जंतु कोशिका के जो है कोशिका द्रव में सदपृष्ठ गोल थैली जो है तत्व है। लाइसोसोम की खोज की अगर हम बात करें, क्रिश्चियन डी ड्यूब ने किया था और इसका कार्य कोशिका के भोजन का पाचन करना होता है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई है। बताओ, जैकब तथा मोनोड, वाटसन तथा क्रेक, एच.जी. खुराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प क्या है, वाटसन तथा क्रेक के द्वारा। किसके द्वारा, वाटसन तथा क्रेक के द्वारा। मेरे भाई आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत मेहनत से तैयार हो रहे हैं, तो वीडियोज लाइक करना बनता है। ठीक है, वाटसन एवं क्रेक ने वर्ष 1953 ईस्वी में, कब, 1953 ईस्वी में डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना प्रतिपादित की। इनके इस कार्य के लिए उनको 1962 में, कब, 1962 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला, बड़ा सा। ठीक है, तो अगर हम बात करें डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब का, तो ये एच.जी. खुराना जी हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे जिन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य, इन्होंने भी क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और इसके लिए उनको भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलो भाई आगे देखें, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया,
राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, पावर हाउस किसका, पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इनका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया करना। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है जो एटीपी के रूप में संचित रहती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। मेरे भाई ध्यान रखना। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिक ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है। ठीक है, चीन के, यूएसए के, जापान के, भारत के। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका जापान के। कहाँ पर, जापान के। ठीक है, विश्व में प्रथम बार जापान के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से मनुष्य के लीवर कोशिकाओं की रचना करने में सफलता प्राप्त की। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे देखो अगला क्वेश्चन, मिकास एक नई तकनीकी है जो उपयोग होती है किसकी, एंजियोप्लास्टी में, बाईपास सर्जरी में, घुटना प्रत्यारोपण में, ठीक है, घुटना ट्रांसप्लांट में, मांस की शल्य चिकित्सा में। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है बाईपास सर्जरी में। जी हाँ, निकास तकनीक का प्रयोग बाईपास सर्जरी में किया जाता है। चलो भाई आगे देखो, निम्नलिखित में से सबसे अधिक पीएच का उपयोग करती है, जठर रस, पित्ताशय में पित्त, अग्नाशयी रस, लार। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है अग्नाशयी रस। जी हाँ, पीएच मान। ठीक है, अगर हम बात करें जठर रस में 1.5 से 3.5 तक होता है, पित्त में का जो है 7.7 होता है। ठीक है, अगर अग्नाशयी रस की हम बात करें तो 7.5 से लेकर के 8.3 तक सबसे अधिक पीएच का उपयोग करता है। अगर लार की बात करें तो 6.5 से लेकर के 7.5% तक, 6.5 से 7.5 तक। चलो भाई आगे देखो, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं हो पाता है, स्टार्च का, केसीन का, सेलुलोज का, वनस्पति घी का। मेरे भाई आपको बताना सही विकल्प। सही विकल्प है सेलुलोज का। जी हाँ, मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। यह पौधों की कोशिका भित्तियों का मुख्य घटक है और इंसान इसे पचा नहीं पाता है। अगर हम बात करें केसीन का, केसीन दूध का प्रमुख प्रोटीन है। अगर हम बात करें स्टार्च का, स्टार्च भैया पचने योग्य जो है पॉलीसैकेराइड है। अगर हम बात करें वनस्पति घी का तो ये क्या है, वनस्पति वसा के अंतर्गत आता है, ये भी जो है पच जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको वही बताना भैया। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका डी वाला ऑप्शन, यानी ए वाला ऑप्शन। गैस्ट्रिन जो कि रक्तचाप से नहीं मतलब होता भैया, गैस्ट्रिन का मतलब होता है जो किससे मतलब होता है, वो ये जो है पेट से संबंधित होता है। बाकी इंसुलिन भी सही है, मेलाटोनिन भी सही है, ऑक्सीटोसिन भी सही, ये भी सही है। लेकिन गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन नहीं करता है, बल्कि यह पेट में पाया जाने वाला हार्मोन है। इसका कार्य गैस्ट्रिक ग्रंथियों को उत्तेजित करना करके जो है पेप्सिनोजेन, जो पेप्सिन का आखिरी रूप है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्रावण को बढ़ा देता है। ठीक है, भोजन के उदर में पहुंचने पर इसका स्रावण आरंभ हो जाता है, जबकि कम पीएच इसका स्राव रोक देता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, बताना भैया। जो है एंड्रोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। तो सही विकल्प क्या है, एस्ट्रोजन। जी हाँ, अगर हम बात करें एस्ट्रोजन मुख्य रूप से अंडाशय से उत्पन्न होता है और यह महिलाओं में प्रजनन तथा यौन विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। और इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोन, पहला क्या होता है एस्ट्रोन, और दूसरा क्या होता है एस्ट्राडायोल, और तीसरा क्या होता है एस्ट्रियोल। ये 3 इसके प्रकार होते हैं, किसके, एस्ट्रोजन के। ठीक है, अब बात करें हम जो है यहाँ पर इंड्रोस्टेरोन ये और टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है, ये नर सेक्स हार्मोन होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें थायरॉक्सिन का तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला यह एक प्रमुख हार्मोन होता है। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे देखो, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, एड्रिनल, अश्रुगंध, अग्नाशय, थायराइड।
बताओ भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है वो है अग्नाशय। क्या पूछ रहा है? मानव शरीर में अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, यही दोनों प्रकार की ग्रंथि है। कौन? अग्नाशय। ठीक है, तो इसका अंतःस्रावी भाग जो है लैंगर-हैंस की द्विकाएं, ठीक है, कहलाता है, जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। इससे रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। इसका बहिर्स्रावी भाग अग्नाशयी रस स्रावित करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। चलो भाई, जिह्वा यानी जीभ के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता चलता है। कौन से भाग के द्वारा मीठे स्वाद का पता? आधार, अग्र, मध्य, किनारों। बताओ सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है भैया अग्र। जी हाँ, अग्र। अगर हम बात करें जीभ के अग्र भाग से मीठे स्वाद का और पीछे वाले भाग पश्च भाग से कड़वे स्वाद का तथा किनारे से खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। ध्यान देना, ठीक है। अगर आपको आप उसे अनुभूत करेंगे तो आपको एहसास होगा। जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है। अगर हम बात करें जीभ की ऊपरी सतह पर सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। इन्हीं स्वाद कलिकाओं के माध्यम से मनुष्य को विभिन्न स्वादों का बोध होता है। ठीक है, कोरोना जब हो जाएगा तो बोध नहीं होगा। यहाँ पर देखो मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद अमोनिया, यूरिक अम्ल, ग्वानिन, यूरिया। बताओ सही विकल्प। क्या पूछ रहा है? मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद कौन होता है? यूरिया होता है। ठीक है, नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद पदार्थों में अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल होता है। मानव, वेल, सील आदि जंतु जो है यूरियोटेलिक कहलाते हैं, और क्योंकि ये क्या करते हैं? ये अपशिष्ट के रूप में मुख्यतः यूरिया उत्सर्जित करते हैं। यूरिया का निर्माण की हम बात करें तो किस में होता है? लीवर में होता है। ठीक है, इसे गुर्दे द्वारा मूत्र के रूप में बाहर निकाला जाता है। चलो आगे देखो, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में, सीओटी के रूप में। तो भाई आप बताएं सही विकल्प। यहाँ पर देखें, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी में क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त हमने बात किया था, सही विकल्प क्या है? एटीपी के रूप में। ठीक है, अगर हम बात करें कोशिकीय श्वसन, वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह एक कैटाबोलिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? कैटाबोलिक, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों स्थितियों में हो सकती है। ठीक है, इस क्रिया से मुक्त ऊर्जा को एटीपी अणु में संचित किया जाता है, जिसे जीव अपनी जैविक क्रियाओं में उपयोग करता है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वोमर, स्टेपीज, मैलियस, इनकन्स। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर जो है स्टेपीज। यहाँ ये आपका सही विकल्प है। कान के मध्य पाई जाने वाले स्टेपेज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह श्रवण तंत्र की 3 छोटी हड्डियां जैसे मैलियस, इनकस, स्टेपेज में अंतिम होती है। जबकि अगर हम बात करें फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और बोमल फेसियल क्षेत्र की हड्डी है। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जाना चाहिए। हीमोग्लोबिन है भैया क्या? एक विटामिन, एक एंजाइम, एक गोलाकार प्रोटीन, एक कार्बोहाइड्रेट। तो बताओ, देखो क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान देते रहे, इग्नोर ना करिएगा। देखिए यहाँ पर एक गोलाकार प्रोटीन क्या है? एक गोलाकार प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त गोलाकार प्रोटीन है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। इसका कार्य फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। अगर हम बात करें रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल मतलब का रंग जो है लाल होता है। चलो भाई, और रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है mm ऑफ Hg के रूप में। ठीक है, मिलीग्राम प्रति डेसिमल के रूप में, mm ऑफ Hg के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो बताना भैया सही विकल्प। तो यहाँ पर देखें, आप सब जानते हैं और बहुत बार हम लोगों ने देखा भी है, क्या होता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ठीक है, रक्त में शर्करा का स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति में रक्त शर्करा का 80 से लेकर के कितना 80 से 100 कितना 80 से 100 जो है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच में होता है। इसका स्तर बहुत अधिक या बहुत कम होने पर मधुमेह या हाइपोग्लाइसीमिया जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी Fe विद्यमान होता है? तो क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन, मायोग्लोबिन। बताओ भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका डी आंसर, मायोग्लोबिन। जी हाँ, मायोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जो मांसपेशियों में पाया जाता है। इसका कार्य ऑक्सीजन को संग्रहित करना और आवश्यकता अनुसार जो है मुक्त करना होता है। ठीक है, यह हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तथा मांसपेशियों में ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। चलो भाई, पेसमेकर किससे संबंधित है? गुर्दा से, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा। बताओ भैया किससे संबंधित है? ये है आपका हृदय से। जी हाँ, पेसमेकर क्या होता है? हृदय से संबंधित एक चिकित्सा उपकरण है। यह विद्युत आवेगों के माध्यम से हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हृदय की प्राकृतिक गति धीमी या अनियंत्रित हो जाती है। चलो भाई आगे देखो, मानव हृदय में कक्षों की संख्या। मानव हृदय में कक्षों की संख्या पूछ रहा भैया, 1 2 3 4 कितना होता है? बताओ भाई, चेक करो अपने मानव हृदय में कितने कक्ष हैं। कितने हैं? 4। ठीक है, 2 अलिंद और 2 निलय। दाहिनी ओर अशुद्ध रक्त तथा बाईं ओर शुद्ध रक्त रहता है। यह 4 कक्षीय संरचना स्तनधारियों और पक्षियों में पाई जाती है। चलो भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में जो है उपापचय उप उत्पादन के रूप में होता है? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा, लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया आपका डी यानी लैक्टिक अम्ल। हमने कई बार बताया है कठोर व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की कमी से अवायवीय श्वसन होता है और इसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में थकान और दर्द का कारण बन जाता है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? आज का अंतिम क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये वाला 98.06 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर हम बात करें सामान्य मानव की तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह तापमान स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति को दर्शाता है। तापमान बढ़ने पर, बुखार और घटने पर हाइपोथर्मिया जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं भैया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा। ये जो PDF ग्रुप है, नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके PDF ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट एंड क्विजेज में पार्टिसिपेट करिए। इन सारी PDF को ले लीजिए। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, मेहनत कर लीजिएगा। आपके GIC लेक्चरर के लिए आपका रास्ता आसान हो जाएगा। तो फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।